गुड मॉर्निंग। इस प्लेलिस्ट के पिछले भाग में वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बतलाया गया था। आगे उसी को कंटिन्यूअस कर रहा हूँ, तो केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपको पिछले पार्ट में बतलाया गया था वर्ग के बारे में कि जब किसी संख्या को वापस उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से अगर हम 2 को 2 से गुना करते हैं तो 2 को 2 से गुना करने के बाद 4 होता है। तो 2 को 2 से गुना करने के बाद जब 4 होता है तो 2 का वर्ग जो हो गया वो 4 है। ध्यान दीजिएगा, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। जब आप 2 को 2 से वर्ग करते हैं तो इसको लिखा जाता है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4। 2 का स्क्वायर जो होता है 4। इसी प्रकार से जब हम 5 को 5 से वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग जो होता है वो होता है 25। 6 को 6 से गुना करते हैं तो 6 का वर्ग होता है 36। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप इसको इस तरह से दिमाग में बना करके रख सकते हैं। a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। a इंटू ए बराबर ए स्क्वायर। इसके बारे में हमने बताया था कि गुना में जब आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। आप इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से इसके पिछले पार्ट में भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है कि इनमें कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ध्यान दीजिएगा, इनमें कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आपके लिए ऑप्शन है 12, 14, 16 और 18। इस तरीके के प्रश्न को आप देख करके आसानी से बता सकते हैं कि 16 जो है 4 का एक वर्ग है। जब आप 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग का जो मान आता है वो होता है 16। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी संख्याएं रहें हमारे पास, कि बड़ी बड़ी संख्याओं को किस प्रकार से हम पहचान पाएंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब उन वर्ग संख्याओं से होता है जो किसी न किसी का वर्ग है। उदाहरण के लिए 1, 4, 9, 16, 25, इसी तरीके से 36, 49 आदि जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। क्योंकि अगर हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1, 2 का करने के बाद 4, 3 का करने के बाद 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, यानी ये तमाम संख्याएं जो है वो किसी न किसी का वर्ग है। तो जो संख्याएं किसी न किसी का वर्ग होता है उसी को पूर्ण वर्ग संख्या कहा जाता है। और क्लास 8 के हिसाब से अगर आपको प्रश्न इस प्रकार से पुस्तक में रहे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को किस तरीके से आप पहचानिएगा, पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानने के नियम क्या हैं, तो नियम बड़ा आसान सा है कि जो भी संख्या के बारे में हमें पूछा जाएगा कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अगर अभाज्य गुणनखंड के जो जोड़े बन जाते हैं तब वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा अथवा नहीं। फिर से देखिएगा, दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यदि सभी अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन जाते हैं तब वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा अथवा नहीं। उदाहरण के लिए, क्या 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो खैर कुछ बच्चे ऐसे कह देंगे कि सर बिल्कुल है, क्योंकि 256 जो है 16 का वर्ग होता है। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि विद्यार्थी को कम से कम 1 से लेकर करके 20-30 तक के स्क्वायर्स याद रखने चाहिए। तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि 16 का वर्ग तो 256 होबे करता है, यानी 256 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन बाई मैथमेटिकली इसको किस प्रकार से करेंगे? अगर 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए आप क्या करिएगा, 256 का गुणनखंड कीजिएगा। और 256 का गुणनखंड आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 256 है, 2 बार से लगाएंगे तो 2 बार से लगाने के बाद 128, फिर इसको 2 बार से लगाएंगे तो 64,
फिर इसको 2 बार से लगाएंगे तो 32, फिर इसको 2 बार से लगाएंगे 16, और इस तरीके से यहाँ पे आगे लेके लेके चलते हैं। 16 को फिर से 2 बार से आप लगाइएगा तो 8, 16 को अगर आप 2 बार से लगाइएगा तो हो जाएगा 8, और फिर 8 को 2 बार से लगाइएगा तो हो जाएगा 4, और 2 को 2 से लगाइएगा तो 2 दूनी 4, ख़त्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, जोड़ा में 2 गुना 2, फिर से 2 गुना 2, यहाँ भी 2 गुना 2, और यहाँ भी 2 गुना 2, यानी कि जब आप किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद वो जोड़ा में अगर बन जाता है तो वो पूर्ण संख्या जो है माने पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे 256 को आप इजीली वे में इस प्रकार से लिख सकते हैं, 256 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, और 64 दूना 128, 128 दूना 256। जैसे यहाँ तक हो गया आपका, तो आगे देखिएगा 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, और यहाँ से यहाँ मिला के 4 जोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने 256 को अभाज्य गुणनखंड करा तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो अभाज्य संख्याएं थी वो पूरी तरह से जोड़ा में है। अगर जोड़ा में रहे तो उसको आप पूर्ण वर्ग संख्या कहिएगा अथवा नहीं कहिएगा। तो यह प्रश्न 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्या 200 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसकी भी जांच आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे 200 को सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़िएगा, तो 2 से लगाते हैं तो 100 बेरा पर, आप 2 से लगाइएगा तो 50 बार पे, 2 से लगाइएगा फिर से तो 25 बार पे, फिर से आगे, और 25 को आप चाहिएगा तो 5 पचे 25 लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ही 2 गुना 2 है जोड़ा में है, यहाँ पर 5 गुना 5 जो है जोड़ा में है, लेकिन एगो 2 अलगे बच गया। इसको और आसानी से आप समझ सकते हैं किस तरह से। जैसे 200 है हमारा, तो 200 को जो तोड़े थे उस हिसाब से लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दूना 40। थोड़ा सा इसको मैंने अरेंजमेंट में दिक्कत हो जाएगा, इसको बढ़िया से लेके चलते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200। अब हुआ सही, 8 पचे 40, 40 पचे 200। तो 2 गुना 2, यहाँ 5 गुना 5, ये दोनों जोड़ा में है, लेकिन एगो 2 बच गया। तो बच जाने के वजह से हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभाज्य संख्या का गुणनखंड पूरा नहीं हुआ, अभाज्य संख्या का गुणनखंड हुआ लेकिन इसके पूरी तरह से जोड़े नहीं बन पाए। तो जोड़े नहीं बन पाए तो इस तरीके से आप कहिएगा कि 200 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि क्या 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप इसको भी उसी तरीके से तोड़िएगा। ठीक है। तोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से आएगा, जैसे 400 है तो 400 को जब आप तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 200 दूना 400। तो खैर इसको फिर से एक बार ले लेते हैं बढ़िया से। 400 है ना, 400 को आप ऐसे लिख लीजिएगा, 400 को आप ऐसे लिख लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 80 पचे 400। ध्यान दीजिएगा, जोड़ा जोड़ा फिर से जोड़ा, तो 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, कि 400 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला प्रश्न देखिएगा कि क्या 600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं प्रश्नों को इस तरीके से रिपीट कर रहा हूं ताकि आप देख कर करके आसानी से सीख जाएं कि किस प्रकार से किसी संख्या को देख कर करके जांच कर करके हम बता सकते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है अथवा नहीं है। जैसे 600 के लिए आप क्या कीजिएगा, आप तोड़ सकते हैं, तोड़िएगा, तोड़ने के बाद इसका गुणनखंड कुछ इस प्रकार से आएगा, 2 तिया 6, और 6, 6 पचे 30, 30 पचे 150, और 150 दूना 300, 300 दूना 600। यहाँ पर देखिएगा 5 का जोड़ा मिला, 2 का जोड़ा मिला, और ये दोनों जो संख्या आया 2 गुना 3, इसका जोड़ा नहीं मिला।
तो 600 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इस प्रकार का जो गुणनखंड आ रहा है आप इसी प्रकार से तोड़ कर करके निकाल सकते हैं। जैसे 600 है तो 2 से लगाइएगा तो 300, 2 से लगाइएगा तो 150, इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला एक प्रश्न हमने लिया है, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है कि 20 और 30 के बीच की पूर्ण संख्याएं ज्ञात करिए। 20 और 30 के बीच की पूर्ण संख्याएं ज्ञात करिए। तो अगर आप 20 से काउंटिंग शुरू करिएगा, 20, 21, 22, 23, तो 30 तक आप जब पहुंचिएगा तो 30 तक पहुंचने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा 25। सिर्फ और सिर्फ एक ही पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा 25। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25। यानी जो प्रश्न पूछा हुआ था क्या था कि 20 और 30 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 20 और 30 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या सिर्फ और सिर्फ एक है, 25। अगला प्रश्न है 50 और 60 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करें। हम इस प्रकार के प्रश्न को यहाँ पर क्यों लिए हैं? यहाँ पर लेने का सिर्फ एक ही कारण है कि इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपको केसी सिन्हा के बुक में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी के भी बुक में मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी बुक से बनाते हैं तो वहाँ पे आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। और इस प्रकार के प्रश्नों को देखने के बाद आपके बुक में फिर जो प्रश्न होगा उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। 50 और 60 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, 50 से 60 के बीच में आप जब काउंटिंग शुरू करिएगा, 50 से 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, तो एक भी पूर्ण वर्ग संख्या आपको नहीं मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 50 और 60 के बीच में एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि क्या 12, 22, 32, 23, 33, 78 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? क्या 12, 22, 32, 23, 33, 78 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर जो बच्चे पिछला वीडियो देख चुके होंगे उनको आसानी से इस बात को पता चल रहा होगा कि ये तमाम संख्याएं जो हैं किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी कि किसी का भी वर्ग करने के बाद ये तमाम प्रकार की जो संख्याएं दिया हुआ है एक भी नहीं मिलेगा आपको। कैसे? हम पिछला भाग में बताए होंगे कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 अथवा 8 रहे वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। फिर से केयर कीजिएगा कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे वो किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि सबका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 में ही से कुछ ना कुछ है। तो इस प्रकार से ये तमाम संख्याएं जो है पूरा का पूरा वो किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे समझिएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी बता सकते थे जी, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस तरह से जो वर्ग होता है। तो ये तमाम जो है 12 केकरो वर्ग नहीं है, 22 किसी का नहीं है, 32 किसी का नहीं है। तो ये तमाम संख्या जो है कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न था हमारा। और आगे देखिएगा कि एक बहुत ही सुंदर सा नोट है और हो सकता है सब लोग को पता भी होगा। जिन लोगों को ध्यान में नहीं रहे वो इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ज़रूरत पड़े तो आप अपने कॉपी में भी इस बात को नोट कर लीजिएगा। सम संख्याओं के वर्ग सम एवं विषम संख्याओं के वर्ग विषम ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप सम संख्या का वर्ग कीजिएगा, सम संख्या के मतलब क्या हुआ? सम संख्या का अर्थ होता है जो 2 से पूरा पूरा कटता है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये सब संख्या जो है सम संख्या है। और जब आप इसका वर्ग कीजिएगा, जैसे 2 का आप वर्ग कीजिए तो 2 के वर्ग हो जाएगा 4। अगर आप 4 के वर्ग करते हैं तो 4 के वर्ग हो जाएगा आपका 16। तो ये सब संख्या जो है, ध्यान दीजिएगा, चूँकि हमारे पास जो संख्या था ये था सम, तो इसका वर्ग हुआ सम। यहाँ भी संख्या सम था तो इसका भी वर्ग आ गया सम। यानी सम संख्या का वर्ग करने पर सम। और अगर हम विषम संख्या का वर्ग करते हैं, विषम संख्या का वर्ग यानी विषम संख्या का मतलब हो गया जो 2 से नहीं कटता है। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सब जो है विषम संख्या है। और ये सब का जब आप वर्ग करिएगा, जैसे अगर 9 का ही वर्ग करते हैं तो 9 का वर्ग होता है 81, और 81 अपने आप में एक खुद भी विषम संख्या है। तो अगर सम संख्या का वर्ग किया जाए तो सम प्राप्त होगा, विषम संख्या का वर्ग किया जाए तो विषम प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर से एक प्रश्न आपके साथ है, 522, 237, 23,
100 और 58 में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? एनसीईआरटी का प्रश्न है। 522, 237, 23, 100 और 58 में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है? तो जो विद्यार्थी होंगे आसानी से इसका जवाब दे देंगे कि सर 100 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि जब आप 10 का वर्ग कीजिएगा तो 10 का वर्ग 100 होता है, तो 100 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। बाकी सबको हम इग्नोर इस वजह से कर दिए क्योंकि इसका इकाई अंक देखिए, पहला में 522 है तो इकाई अंक 2, दूसरा का इकाई अंक 7, तीसरा का इकाई अंक 3। तो अभी भी हम बताएं और पिछला वीडियो में भी डाला हुआ था इस बात को कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 रहे वह किसी का भी पूर्ण वर्ग समन्वय नहीं हो सकता है। और इस बात को हमने प्रूफ करके भी पीछे बताया है, जरूरत पड़े तो पीछे देख लीजिएगा। आगे चलिए, कुछ स्पेशल टर्म्स हैं। स्पेशल टर्म्स इस तरह से है कि जिस संख्या का इकाई अंक 1, 5, 6 या 0 हो तो वर्ग करने के बाद इकाई अंक वही रहता है, अर्थात इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको फिर से एक बार रिप्ले करते हैं। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 5, 6 या 0 हो तो वर्ग करने के बाद भी इकाई अंक वही रहेगा, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज। जैसे अब समझिएगा कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे या 0 रहे तो उसका वर्ग करने पर उसका इकाई अंक वही आता है। उदाहरण के लिए एक किसी का लेते हैं, जैसे 11 ही ले लिए, तो 11 में इकाई अंक 1 ही है, तो 11 का वर्ग करने के बाद 121, वापस से इकाई अंक वही 1 हो गया कि नहीं। एक और उदाहरण लीजिए, 21। जब आप 21 का वर्ग करते हैं तो 21 का वर्ग करने के बाद होता है 441, तो 21 में इकाई अंक 1 और 441 में भी इकाई अंक 1। अगर आप कोई 5 वाला उदाहरण लीजिए, 5 वाला उदाहरण लेने का मतलब है, जैसे हम ले लेते हैं 35 का वर्ग करिएगा तो होता है 1225। आप कर लीजिएगा, हमें याद है 35 का वर्ग होता है 1225, तो इकाई अंक 5, यहाँ भी 5। इसी तरीके से मान लीजिए कि हम 45 का वर्ग करते हैं, तो 45 का वर्ग करिएगा, आप करिएगा तो 2025 आएगा, 2025। तो पहले भी इकाई अंक 5, आज भी इकाई अंक 5। यानी कि अगर कोई संख्या के इकाई अंक 1 रहेगा, 3 रहेगा, सॉरी 3 नहीं, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा और 0 रहेगा तो उसका इकाई अंक परिवर्तन नहीं होता है। 6 वाला का उदाहरण लेते हैं, 36 का वर्ग जब आप करिएगा तो 36 का वर्ग जो होता है 1296, 1296, तो पहले भी इकाई अंक 6 और आज भी 6। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 0 रहे तो वर्ग करने के बाद इकाई अंक वही रहता है, इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको देखिएगा। इनके इकाई अंक ज्ञात करें। सबसे पहला प्रश्न है 29, और पिछला पार्ट में भी इस प्रकार के प्रश्न को लेकर के हमने आपको दिखाया था। जैसे 29 का वर्ग अगर आप करते हैं तो 841 होता है, लेकिन चूंकि प्रश्न में सिर्फ कहा हुआ है कि इनके इकाई अंक ज्ञात करें, वर्ग नहीं ज्ञात करना है, वर्ग करने के बाद क्या इकाई अंक होगा वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वर्ग करने के बाद इकाई अंक, तो हम सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे जी। यहाँ पर 9 का वर्ग करिए, 9 के वर्ग 81, 81 को भी इग्नोर करना है, 81 में 8 को इग्नोर करना है, इकाई अंक लेना है 1। इसी प्रकार से 19, तो 19 में आप 9 का वर्ग कीजिए तो 9 का वर्ग 81, तो वैसे 81 में 8 को इग्नोर कीजिए, इकाई अंक 1। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 24 में 4 का वर्ग कीजिएगा तो 16, तो 16 में इकाई अंक लेना है, 1 को छोड़िए, 6 पकड़िए। 36 अभी जैसे हम आपको बताएं कि जिसका इकाई अंक 6 है उसका वर्ग करने के बाद भी इकाई अंक वही रहता है, यानी 6 रहेगा। अगला प्रश्न है 34, इसका भी इकाई अंक 6 आएगा, चूंकि 4 वाला है, 4 के वर्ग कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26, तो 26 चूंकि इकाई अंक 6 है तो इसका वर्ग करने के बाद भी इकाई अंक 6 होगा। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न रहे तो 4 गो स्पेशल टर्म दिमाग में रखिएगा कि जेकर इकाई अंक 1 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 0 रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वापस वर्ग होने के बाद इकाई अंक वही रहेगा। और अगर आपको नियम ध्यान में नहीं है तो ध्यान में अगर नहीं है तो आप सीधा सीधी इकाई अंक के वर्ग कीजिए और उसमें से इकाई अंक को पकड़िए, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पर अगला एक टॉपिक हम लिए हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग ज्ञात करना। ध्यान दीजिएगा, इसके पिछला पार्ट में हमने बताया था कि जिस संख्या
माने कोई भी 2 अंक के संख्या का वर्ग आसानी से निकालने का तरीका। फिर से देखिएगा, जैसे 34 का वर्ग निकालने के लिए क्या बताए थे, सबसे पहला काम होता है कि इकाई का वर्ग कीजिए। तो 4 के वर्ग हो गया 16, 16 के 6 हाथ में 1। अब फिर टोटल गुना, टोटल गुना करे के मतलब है कि आप 3 4 2 सबको गुना कर रहे हैं, 3 4 2 सबको गुना कर रहे हैं। तो ये हो गया जा कर करके 3 चौके 12, 12 दूनी 24, 24 1 25, 25 के 5 हाथ में बचा 2। अब फिर लास्ट वाला 3 के वर्ग, 3 के वर्ग 9, 9 2 11, तो 34 के वर्ग 1156 होता है। इस प्रकार के ट्रिक आप 8 9 में 7 में है फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपके लिए भी समय की बचत होगी और आप जल्दी से किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। वर्ग और वर्गमूल एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा पाठ है जो आप जब तक पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, जब तक पढ़ लिख रहे हैं तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जी। जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम 5 का वर्ग कर लेते हैं, तो 5 का वर्ग जो 25 होता है उसको पूरा का पूरा उठा के लिख देते हैं जी। अब बाकी जो बचा 2, तो 2 को आप यहाँ साइड में लिखिए और 2 से 1 बढ़ जाइए, बढ़े के मतलब है 2 से बढ़िएगा 1 तो 3 हो जाएगा, और इन दोनों को गुना करिए तो 2 3 6। फिर से सीखिएगा, अगर 35 के वर्ग करे के है तो आप 5 के वर्ग पहले कर दीजिए, तो 5 के वर्ग हो गया 25, और इसके बाद इसमें जो 3 बचा तो 3 से 1 बढ़ कर करके 4, 3 से 1 बढ़िएगा तो 4 है ना होगा, और 3 चौके 12, 1225। इस प्रकार के छोटे छोटे नियम हैं, आपके बुक में भी शायद होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप 45 का वर्ग करते हैं, तो 45 का वर्ग करने के बाद और किस प्रकार से आप करिएगा पहले ध्यान दीजिए। 5 का वर्ग तो हो गया पहले भाई साहब 25, बचाया जा पर आपको 4, तो 4 को आगे बढ़ करके 5 से 4 पचे 20, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको स्पीड में करके लेकर के चलते हैं। 15 है तो पहले 5 के वर्ग 25, बचल है 1, 1 से 1 बढ़ जाइएगा तो 2, 1 दूनी 2, 25, 25 में भी ऐसी 5 के वर्ग 25, 2 है तो 2 से 1 बढ़िएगा 3, तो 3 दूनी 6। इसी तरीके से आप 35 का करिए, 45 का करिए, 55 का करिए, 65 का करिए, 75 का करिए, किसी का भी कर सकते हैं। फिर से 125 का आपको करके दिखाते हैं। आप 5 के तो करिएगा तो 25 हो गया, ये जब बच गया 12, 12 से 1 बढ़ाइएगा तो 13, अब 12 13 का प्रोडक्ट यानी 12 13 का गुणनफल बढ़ते रहे 56 से 156, 15,625 आएगा क्या कर 125 के वर्ग। तो इस प्रकार से आप इसमें 135 तक लिखे थे, 135 तक के संख्याओं का वर्ग करके देखिएगा। जब नहीं बने, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से इस टॉपिक को बताने का हम प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है 2 वर्गों का अंतर ज्ञात करना। ये भी बड़ा आसान है। इसको करने से पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसके बारे में बताते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको प्रूफ भी आप कर सकते हैं, जैसे आरएचएस से चलिएगा तो आरएचएस से आसानी से प्रूफ होता है। आरएचएस में जो लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। गुना, चूंकि प्रोडक्ट का मतलब गुना हुआ, तो ए को बारी बारी से दोनों से गुना कीजिएगा। तो ए को ए से करिएगा भाई साहब तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए को अगर बी से करिएगा तो हो जाएगा ए बी, और फिर बी से बारी बारी से दोनों में, तो बी को ए से करिएगा तो वैसे ही अब प्लस में ही आएगा ए बी, और प्लस माइनस माइनस में बी स्क्वायर, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो बच गया आपका वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूला के आधार पर आप इसका वर्ग ज्ञात कर माने आंसर निकाल सकते हैं। और आंसर निकालने का तो खैर 2-3 तरीका है। एक पहला तरीका तो बड़ी आसान है, अगर छोटकन रहे, जैसे ये 5 के वर्ग में से 4 के वर्ग घटावे के है, तो 5 के वर्ग जी 25 और 4 के 16, तो 25 में से 16 गया 9, आसानी से आप बता सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, फार्मूला वाला, क्योंकि ये नहीं लग रहा है आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, यानी 5 प्लस 4, एक का काम में जा 5 है, बी के काम में जा 4 कर रहा है, आई इंटू ए माइनस बी यानी 5 माइनस 4, तब 5 या 4 हो गया 9, आई इंटू 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो 9 एकम 9। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं।
ठीक है ना। पहला तरीका आपको क्या बताए कि जैसे छोटा छोटा आपको मिले तो वर्ग लिख कर करके उसका वर्ग, जैसे 5 के वर्ग 25 और 4 के वर्ग 16, तो 25 में से 16 डायरेक्ट घटा दीजिए। दूसरा तरीका फॉर्मूला पे तोड़िए। और तीसरा तरीका है इन दोनों का योगफल। 5 के वर्ग माइनस 4 के वर्ग निकाले के रहे तो पहले इन दोनों का योगफल, 5 और 4 के योगफल 9, मैंने जोड़ला पर 5 और 4 9, और दोनों के अंतर यानी 5 में से 4 घटाइएगा 1, और दोनों का प्रोडक्ट 9 एकम 9, 9 एकम 9। फिर से देखिएगा, 6 के वर्ग में 3 के वर्ग घटावे के है। तो एक तरीका तो पहला तरीका आपका है 6 के वर्ग 36, 3 के 9, 36 से कम पड़ गया 9, और 36 में से 9 गया 27, 36 में से 9 गया 27। आगे देखिएगा एक और तरीका, जो इसको इस तरीके से आप किए जो आपके लिए आसान भी होगा। जैसे 6 और 3 में अंतर, या सॉरी ध्यान दीजिएगा मिस्टेक हो रहा है। 6 और 3 का पहले योगफल, 6 और 3 का योगफल 9, और 6 में से 3 कम कीजिएगा 3, 6 में से 3 कम कीजिएगा 3, यानी पहले इन दोनों का योग लेना है। संख्या का वर्ग वर्ग करके इसका अंतर निकालना है, उसको छोड़ दीजिए आप जो संख्या यूज में आया है 6 और 3, इन दोनों का योगफल लीजिए 9, और 6 में से 3 कम कीजिएगा 3। अब यहाँ 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 27, इस तरीके से। फिर से देखिए आगे जो है 5 के वर्ग में 3 के वर्ग को घटाना है, तो कि क्या कीजिएगा, 5 और 3 का योगफल 8, और 5 और 3 के अंतर 2, और दोनों का गुणनफल 8 दूनी 16। ठीक है, आसान, बहुत आसान है। आगे देखिएगा 50 के वर्ग में 49 के वर्ग घटाना है, तो पहले 50 और 49 का योगफल, तो 50 में 49 जोड़िएगा तो हो जाएगा 99। ठीक है ना। और दोनों का अंतर, तो दोनों के अंतर 50 49 के अंतर 1, 99 में 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 99। ठीक है, 99 में अगर आप 1 से गुना करिएगा तो 99 ही ना होगा, 99 ही होगा ये वाला। फिर से देखिएगा, अगर यहाँ पे 16 के वर्ग से 12 के वर्ग को घटाना है, तो क्या कीजिएगा आप, 16 12 का योगफल, तो 16 12 का योगफल यानी जोड़ करके 16 12 हो गया 28, और फिर दोनों का अंतर, 16 में 12 कम हो गया 4, और दोनों को गुना कर दीजिए, 28 चौके 112। 18 के वर्ग में 15 का वर्ग घटाना है, तो 18 15 का योगफल 33, और 18 में 15 कम कीजिएगा 3, और 33 तिया 99। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं। तो जो 3 तरीके हमने बताए आपको, एक तो वर्ग निकाल करके, लेकिन बड़का बड़का जो संख्या रहेगा जैसे 225 और 224 है, तो इसमें आप कितना वर्ग कीजिएगा, वर्ग करके माने दोनों के वर्ग करके घटाइएगा, तो आप इस तरीका को आसानी से अप्लाई कर करके आंसर निकाल सकते हैं। एक लास्ट टॉपिक है इस सीरीज का, इसके बाद आगे दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को हम क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में प्रकट कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को हम क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में प्रकट कर सकते हैं। क्रमागत को अंग्रेजी में कॉन्सेक्यूटिव कहते हैं, और इसका असल में मीनिंग होता है लगातार, यानी कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसको हम चाहें तो विषम संख्याओं के योग के रूप में प्रकट कर सकते हैं, वो भी लगातार। जैसे सबसे पहले समझिए 25, जो उदाहरण हम यहाँ लिए हैं, 25 मूल रूप से 5 के वर्ग है जी। अब 5 के वर्ग है तो 25 को कैसे लिखिएगा विषम संख्याओं के योगफल के रूप में, तब पहला संख्या 1, पहला विषम संख्या 1 प्लस दूसरा 3, तीसरा 5 7 9। चूंकि यह 5 का वर्ग है तो 5 ही विषम संख्या लेना है, एक से लगातार 5 गो, पहला 1 हुआ, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7, पाँचवा 9, और सबके जोड़िए तो 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 25, हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा उदाहरण से समझिए, जैसे 49 है जी, तो 49 के कर वर्ग होता है, ये वाला जो 49 है, 49 7 के वर्ग होता है, तो 7 गो लगातार विषम संख्या लीजिए, यानी पहला 1, फिर 3 5 7 9, कै गो हुआ, 2 2 4 1 5 गो, 11 एगो 13। अब सबके जोड़िए, 11 13 24, 24 और 9, 24 9 हो गया 33, और 33 और 7 40, 45 48 49, हो गया कि नहीं हो गया।
तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को आप चाहिएगा तो विषम संख्याओं के योगफल के रूप में प्रकट कर सकते हैं। एक आखिरी उदाहरण 64 है। 64 पहले नंबर देखिए केकर वर्ग है 8 के, तो 8 को लीजिएगा 1 3 भम शंकर 5 7 9 11 13 15 8 को हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबके जोड़िए 15 13 28 28 और 11 कितना हुआ 39 39 अड़तालीस 48 7 55 5 60 3 63 1 64। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए, तो जितना आपको बताया गया है उतना सबसे आप अपने बुक से एक बार बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। इस इतना से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, और इसके अगले सीरीज में फिर हम आगे के लिए आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वर्ग और वर्गमूल में क्लास 8 में और क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से सीखना है। चलिए, धन्यवाद।